जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास है वो क्लास एटम और न्यूक्लियस का आज ये तीसरा लेक्चर होगा, तीसरा क्लास होगा। और इससे पहले मैंने डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो बता दिया था। उसके बाद मेरा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो बता दिया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया था और नील्स बोर का परमाणु मॉडल हो गया था। लेकिन नील्स बोर का जो मॉडल का जो कमियां था और उसका जो अचीवमेंट उपलब्धियां था ये सब नहीं हुआ था। तो आज जो हम लोग का क्लास है, आज ये क्लास उसी का होने वाला है। और उम्मीद करूंगा आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा और सही से पढ़ रहे होंगे। और अपना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ता हूं। ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बारिश मतलब गिर रही है वैसे वैसे ठंड का जो मौसम है वो लगातार ऐसा लग रहा है कि 5-6 दिन में हो सकता है तो ठंडी ज्यादा बढ़ा देगा। ध्यान से देखो, यहाँ कर बोल रहे कि नील्स बोर की परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां, इसका कमियां क्या है वो सब देखना। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था इसका कुछ कमी था, वो कमी क्या है वो सब देखना ध्यान से। तो कह रहा है यह मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है और अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में विफल रहा। अब ये परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आगे जब क्लास जो बढ़ेगा ना तो वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग को पढ़ना है। 11th अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और 11th पर ध्यान होगा तो वहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना होता था। तो अगर 11th पे कमांड होगा तब तो ठीक है, और कमांड अगर 11th का नहीं होगा तो यहाँ हम लोग को मतलब आगे जब पढ़ेंगे तो आगे मैं बताऊंगा इस स्पेक्ट्रमी रेखा क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब मैं आगे में बताऊंगा। अभी बस ध्यान देना कि जो नील्स बोर का ये जो परमाणु मॉडल है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, बोर होगा। यह मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे एक परमाणु वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, यानी ये जिसमें भी एक परमाणु होगा उसी के स्पेक्ट्रम का व्याख्या करेगा। तो हाइड्रोजन में कितना परमाणु होता है, हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु का ही स्पेक्ट्रम का व्याख्या करता है। लेकिन इसके बाद अगर आप हीलियम को पकड़ लोगे या किसी को भी पकड़ लोगे तो उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये पहला इसका कमी हो गया। अब इसके मॉडल में दूसरा कमी देखना, ध्यान से देखना। देख ध्यान से, तुझे करना क्या, कम से कम 2 कमी तो आपको याद ही रखना है, कम से कम 2 कमियां तो याद रखना है। और अगर हो सके ये सारा कमी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी सबको माइंड में फिट रखना है। कम से कम 2 कमी को रखना ही है। अगर ज्यादा कर पाते हो, ये सबको ध्यान में रख पाते हो तो अच्छी बात है। एग्जाम में कम से कम 2 कमी तो पूछता ही है। आगे कह रहा है कि यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम में वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, ध्यान से देख, परमाणु के स्पेक्ट्रम में वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना को समझाने में क्या था, तो असमर्थ था। आगे कह रहा है जिन्हें उच्च विभेदन वाले उपकरणों से देखने पर कई बारीकी रेखाओं में विभाजित देखा जाता है। यानी ये सब चीज क्या है, इस मॉडल का जो था वो दोष आप कह सकते हो या कमी कह सकते हो। हाँ, ये सबको कमी तो बोल सकते हो या सीमा लिमिटेशन बोल सकते हो, दोष बोलना सही नहीं होगा। ये सब इसका सीमा बता सकते हो कि ये सब यहां तक काम नहीं करता है, जो बात है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि यह मॉडल अलग अलग वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता में भिन्नता को समझाने में भी क्या था, विफल था। यानी अलग अलग वर्णक्रमीय रेखाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी में जो भिन्नता होता है उसको समझाने में यह मॉडल बच्चा क्या था, तो विफल था। बात समझ रहे हो। अगर कहीं पर लगे बच्चा कोई समस्या होगा तो बताएगा। देख, इसमें से कुछ ऐसे भी पार्ट है जो तू आगे पढ़ेगा तो आगे पढ़ने के बाद तू लोग को ये समझ में आएगा स्पेक्ट्रमी रेखा क्या होता है, वर्णक्रमीय रेखा सब क्या होता है, ये सब आगे हम लोग को देखना है। और अगर 11th का केमिस्ट्री ध्यान होगा तो बात ही खत्म, ये सब तू समझ रहा होगा, ठीक है। इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, अरे मैं कहां से बता दिया। हाँ ठीक है, ये हो गया। हाँ यहां देखो, देख यहां क्या कह रहा है कि यह मॉडल चुंबकीय क्षेत्र
जीमन प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कौन सा किसका प्रभाव, जीमन प्रभाव, या विद्युत क्षेत्र यानी कि स्टार्क प्रभाव के प्रभाव में परमाणुओं के स्पेक्ट्रा बोले स्पेक्ट्रम बोलो में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसके परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में जो होने वाले परिवर्तन होता है, इसका व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाता है। अगला कह रहा है कि यह मॉडल एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग यानी कि गति को निश्चित रूप से जानने की बात करता है, जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की विपरीत है। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और आगे मैं ये भी पढ़ाऊंगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताऊंगा। ध्यान से देख, कह रहा है यह मॉडल जो एक ही समय में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और संवेग यानी कि गति को निश्चित रूप से जानने की बात करता है। एक ही टाइम में हाइड्रोजन, एक ही टाइम में इलेक्ट्रॉन का स्थिति का और उसका जो संवेग यानी गति है उसको जानने का ये बात करता है, जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की क्या है तुम्हारा, तो विपरीत है। अगला बोला इस मॉडल का कमियां कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन को केवल एक कण के रूप में मानता है और उसके तरंग जैसे व्यवहार की उपेक्षा करता है। और तू पढ़ा था डी ब्रॉगली का, तू पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का, तो तरंगधैर्य वहां पर तू निकाला था। मतलब ये जो मॉडल होता है वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन के केवल कण के रूप में मानता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये कण के रूप में मानता है, तरंग के रूप में ये नहीं मानता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन कण के रूप में व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 11वां चैप्टर हम लोग का जो था, ठीक है, उसका उपेक्षा करता है। तो ये इसका हो गया, छठा कमियां हो गया। अगला बोल रहा है इसका कि यह मॉडल परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध बनाने और अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर सका। बच्चा ध्यान से देख, यह जो मॉडल था वो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, रासायनिक बंध और अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर सका। यानी अणु का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में यह मॉडल तुम्हारा बता नहीं सका। तो ये तुम्हारा 7 कमी हो गया। 7 में से कम 2 कमी को तुम लोग याद कर लेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट बच्चा ले ले, आगे बढ़ता हूं, आगे देखो। अगला टॉपिक तुम्हारा बनता है, ये इसका मॉडल का ये लास्ट कर रहा है कि जो तुम्हारा नील्स बोर का जो मॉडल था वो मॉडल तो लोग पढ़ चुका है। अब वो मॉडल का आज मैं कमी बता देता हूँ और इसका जो उपलब्धियां थी, अचीवमेंट था, ये बता के और बोर का मॉडल मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। और आज मैं अपने क्लास को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। इसके बाद जो था श्रोडिंगर जो थे उनका जो मॉडल था थोड़ा बहुत उनका बता के और फिर मैं इस मॉडल को पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। और वो वाली क्लास लगातार करोगे, कोशिश करना एक भी क्लास जो मेरा जो सीरीज जो जैसे आ रहा है एटम और न्यूक्लियस का जो आ रहा है इसको मिस नहीं करना और लगातार क्लास को कंटिन्यू करना है, क्लास को लगातार देखते रहना। और ऐसे में क्या होगा, कंटिन्यूटी अगर बना कर रखते हो तो दिक्कत नहीं होगा, और कंटिन्यूटी अगर नहीं बनेगा बच्चा तो तुम लोग को दिक्कत हो भी करेगा। मतलब कोशिश करना कंटिन्यूटी को तोड़ना मत। और मॉडर्न फिजिक्स जो है मैं पूरा का पूरा यही मैं क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डाला दूसरा वीडियो में नहीं डालूंगा, या एक वीडियो में आज डाल दिया दूसरा मैं कल परसों डालूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं पर डे में वीडियो में डालता हूँ और वीडियो का जो डालने का जो टाइमिंग होता है वो 10 बजे के आसपास होता है, यानी कि 10 बजे मेरा पर डे मेरा वीडियो आता है। पर डे वीडियो आना ही आना है, अपलोड होने में जो टाइम लग जाए उसी में टाइम लगता है ना। तो मैं वीडियो में पर डे डालता हूँ, बारिश हो कुछ भी हो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुझे यूट्यूब पर क्लास तुझे देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास तुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना पर डे क्लास करना है, पर डे क्लास करना है। और ये मत सोचना कि नहीं आज क्लास नहीं करूंगा कल को, नहीं, पर डे क्लास करना है। और कहीं पर बच्चा कोई दिक्कत उक्कत होता है तो मुझे बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और कोशिश करना बच्चा ऐसे पढ़ना कि अच्छा सा तैयारी कर, अच्छा सा तैयारी करेगा तो बोर्ड का एक भी क्वेश्चन तू लोग से बाहर नहीं जाना चाहिए। बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा मॉडर्न फिजिक्स से वो तू लोग से बनना चाहिए। बच्चा 22 मार्क्स का क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आता है और 22 मार्क्स जो है एक अच्छा नंबर होता है, अच्छा अमाउंट में ये नंबर होता है। तो कोशिश करना मॉडर्न फिजिक्स का नंबर हम लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें है क्या, ज्यादा से ज्यादा तुम देखोगे ना, इसमें थ्योरी क्लास ज्यादा हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट बहुत कम इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक तुम्हारा है कि बोर मॉडल की मुख्य उपलब्धियां, इसका अचीवमेंट क्या है वो देख लो। तो कह रहा है कि यह परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत को शामिल करने वाला
पहला मॉडल था। क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था। तो कह रहा है कि यह जो मॉडल था वो परमाणु के क्वांटम सिद्धांत को शामिल करने वाला पहला मॉडल था, यानी क्वांटम सिद्धांत को शामिल करने वाला पहला मॉडल। इस चीज को तू ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी ऐसा मॉडल नहीं आया था जो परमाणु के क्वांटम सिद्धांत को शामिल कर सके। आगे कह रहा है कि जिससे यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा असतत होती है, जिससे यह मालूम चलता है बच्चा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, असतत होती है। आगे देखो, बोला बोर ने बताया कि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणुओं के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, यानी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो परमाणु के गुणों को निर्धारित करता है। तूने पढ़ा होगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पढ़ा होगा तो तू देखा होगा ना कि NS2 NS ऐसे पढ़ा होगा और NP पढ़ा होगा, ऐसे NP पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 6 होता है। तो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के गुण का निर्धारण करता है। ये किस वर्ग में जाएगा, ये किस वर्ग में जाता है, पढ़ा ना केमिस्ट्री में कि 18 गो वर्ग होता है, 7 गो आवर्त होता है। तो वहां पर तो परमाणु विन्यास बनाता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता था नहीं, और संयोजकता के अनुसार से जो था परमाणुओं का गुण और जो था प्रॉपर्टी जो था वो सब बताया जाता है। तो ध्यान से देख भाई, बोर ने बताया कि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, जो भी आउटर, जैसे मान ले ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या होता है 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 कितना होगा, 2 2 4 2p4 होगा, 2p4। यानी कि इसका जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कितना है 4 2 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन के गुण का निर्धारण करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना। सब केमिस्ट्री में तो अच्छा से पढ़ा होगा। चलो अब अच्छा इसका स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, अब आगे हो। अब जो आगे का जो क्लास होगा बच्चा, ये क्लास देख बड़ा झकास क्लास होने वाला है और उम्मीद करूंगा, चलो तो इसको हटा देता हूं। रुक जाओ। देखो अब ध्यान से देखना, अब यहां से जो क्लास होगा वो क्लास कर देता हूं। देख अब यहां से बच्चा हम लोग का जो टॉपिक चलेगा, एक मिनट का समय देख लेता हूं। देखो यहां से अब जो टॉपिक है वो है एनवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन या एनवे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। एनवे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है बच्चा, तो एनवे कक्षा यानी परमाणु के एनवे कक्षा का मुझे त्रिज्या ज्ञात करना है। ये टॉपिक है तुम्हारा कि परमाणु के एनवे कक्षा का त्रिज्या कितना होता है वो ध्यान दे देना। तो पहले वो काम कर, पहले मैं कुछ लिखाता हूं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखाता हूं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लिया। सूत्र देखो भाई कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दो आवेश के बीच जो लगने वाला जो विद्युतीय बल होता है वो देखना। तो F E इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू
Q2 यहाँ मॉड लगा होता है और बाई हो गया R स्क्वायर हो गया। या लोग इसको बच्चा ऐसे भी लिखता है कि K Q1 Q2 अब बाई क्या करता है R स्क्वायर। ये दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है, ये विद्युत बल होता है। दूसरा देखो, दो आवेशों के बीच विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, यानी दो आवेश के बीच में बोले विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, अब बाई क्या होता है R होता है। ये तुम्हारा विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। जो आवेश, दो आवेश के बीच जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, ये तुम्हारा इतना होता है। अब देख भाई, अब ध्यान से देखो, तीसरा देखो, अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है, अभिकेंद्रीय बल, इसका सिंबल होता है FC होता है। ये होता है mv स्क्वायर, अब बट्टा में होता है R होता है। ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया। और एक थोड़ा और देखना है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ कह रहा है चौथा कि nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, या सीधे बोल सकता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। मैंने तो यहाँ पे हटा दे, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये होता है mvr बराबर nh, अब बाई कितना होता है nh/2 पाई होता है, जहां n पूर्णांक होता है और h तुम्हारा प्लैंक नियतांक होता है। ठीक है, तो बुआ रे पहले इतना, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी करो इसका। चलो हो गया। अब देखो, अब यहां से जो है ना कुछ का मैं मान लिखता हूं। अब मान देखना, ध्यान से देखना। देखो, कुछ राशि या कुछ नियतांकों या कुछ मान लिखता हूं, कुछ मान सीधा लिख देता हूं, कुछ मान। देख, कुछ मान किसका बताता हूं। जैसे कि me मतलब बड़े क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये कितना होता है? तो ये होता है 9.11 10 के पावर -31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ध्यान से देखना, ये सब का जरूरत हम लोग को आगे पढ़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.11 10 की पावर -31 kg होता है। अब यहाँ पे एम्प्टी देख, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ये कितना होता है? ये 1.67 होता है, और गुना 10 के पावर -27 होता है, 27 kg होता है। 1.67 आगे भी होता है, 6.75 होता है, तो चलो कोई 1.67 दिया, 10 की पावर -27 kg हो गया। और न्यूट्रॉन का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लेगा वो होता है -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और जब इसका परिमाण कर दोगे, मॉड लगा दोगे, तो ये कितना हो जाता है? तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। और यहां से याद रखना, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, ये कितना होता है? तो ये हो जाता है +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक बच्चा, इतना कूलम होता है, -19 कूलम हो जाता है, इतना हो जाता है। और ये पहला हो गया,
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये तुम्हारा चौथा हो गया। ध्यान से देखना, जो मैं मान लिख रहा हूँ वो मान तुम लोग को भी लिख देना है और ये सामान तुमको याद कर लेना है। आप आगे पढ़ेगा ना तो आगे सामान का थोड़ा उपयोग होगा, आगे तू देखेगा भाई कैसे इसका उपयोग हो रहा है। सो ध्यान से देखो, अब जो पांचवा मैं लिखाने जा रहा हूं ये तुम्हारा प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक। अब बच्चा प्लैंक नियतांक कितना होता है? तो ये होता है कितना, 6.625 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू बच्चा सेकंड होता है। ये इतना होता है, प्लैंक नियतांक होता है। और इसके बाद एक तो छठा देखना, कूलम नियतांक। कूलम नियतांक। अब ये कूलम नियतांक कितना हुआ है? कूलम नियतांक यानी कि जो जरा तू के बोलता है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलता है, इसका मान कितना होता है? तो 9 गुना 10 के पावर 9 nm स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होता है? कूलम का स्क्वायर होता है। अब यहां से आगे आ जा, यहां से आगे आता हूं, देखो साथ में देख, एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू। अब यहां से आठवां देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का वैल्यू। और यहां से अगर तू नॉर्मल ले लेगा कि 1 जूल बोलेगा कितना होता है, तो 1 जूल होता है 6.25 गुना 10 के पावर होता है 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 जूल का वैल्यू होता है। तो इतना तुझे याद रहना चाहिए। अगर इतना तुझे याद है तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का तू वेग ज्ञात कर सकता है, परमाणु की किसी भी कक्षा का तू त्रिज्या ज्ञात कर सकता है और किसी भी कक्षा का तू ऊर्जा लेवल तू ज्ञात कर सकता है। ठीक है, जल्दी इसका तो स्क्रीनशॉट कर ले। चलो हो गया यहां से, अब आगे बढ़ता हूं, आगे आ जा। अब मेरा जो टॉपिक है तो वो ये टॉपिक क्या है कि परमाणु के nवें कक्षा की त्रिज्या, मतलब मुझे क्या निकालना है? Rn निकालना है। परमाणु के nवें कक्षा के बच्चा मुझे क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। एकदम ध्यान से देखना, ये मेरा टॉपिक हो गया। दिखना चाहिए तो लोग को, नहीं दिखेगा, उसी पर रखता हूं। देख ध्यान से, एकदम गौर से देखना बच्चा। मान ले यहां पर क्या है, एक परमाणु है, ये परमाणु है और ये इसका नाभिक हो गया। तो नाभिक पर क्या होगा? आवेश Ze आवेश नाभिक पर होगा। और यहां पर मान ले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इससे दूरी क्या होगा? तो Rn दूरी होगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो इस कक्षा में घूम रहा होगा, इस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मुझे बच्चा क्या करना है? तो मुझे इस कक्षा का मुझे क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, मुझे त्रिज्या निकालना है। तो माना कि नाभिक पर आवेश, तो नाभिक पर आवेश कितना होगा? तो नाभिक पर आवेश होगा प्लस में Ze होगा। नाभिक पर जो आवेश कितना? Z ही होगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन में नाभिक पर क्या प्लस होगा? एगो प्लस होता है, एगो प्रोटॉन होता है ना, तो प्लस, और आवेश तो इलेक्ट्रॉन के पद में आता है। अगर मान लीजिए हीलियम होगा तो नाभिक पर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा प्लस में। सोडियम होगा तो नाभिक पर 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा प्लस में। यानी जो जहां Z क्या है? परमाणु संख्या बराबर कथी हो गया? परमाणु संख्या बराबर हो गया Z हो गया। यानी Z किसको दिखाएगा बच्चा? तो ये परमाणु संख्या को दिखाएगा। अब ध्यान से देख, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 तरह का बल काम करता है। अब ये बल कौन सा भाई? तो पहला काम करता है वो विद्युत बल,
विद्युत बल, जेकरा तो आकर्षण का बल बोलता है, और दूसरा काम करता है अभिकेंद्रीय बल। देख ली ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस के बीच में एक पहला बल कौन सा काम करेगा, विद्युत बल काम करेगा, विद्युत बल, और दूसरा कौन सा बल काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल। और अगर परमाणु अस्थायी स्थिति में होगा तो मैंने बताया था कि विद्युत बल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत बल होगा, ये जो विद्युत बल होगा बच्चा, विद्युत बल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। अब विद्युत बल का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, मॉड होता है। तो Q1 कितना है, ZE हो गया, इंटू में इलेक्ट्रॉन है तो E लगा ले, अब बाय कितना हो गया R स्क्वायर, तो R मतलब Rn का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर। देखना ये इसके बीच का दूरी कितना Rn है, यहाँ लगा दिया Rn का स्क्वायर बराबर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, तो mvn का स्क्वायर, mvn, क्योंकि कौन का nवा कक्षा में, तो nवा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, उसको मैं vn मान लिया, तो vn का स्क्वायर mv स्क्वायर बटा r होता है, तो rn कर दे। देखो अच्छा, rn से ये स्क्वायर खत्म हो गया, rn से ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, बच कितना गया, तो यहाँ से इसको पलट के लिख सकता है कि mvn का स्क्वायर बराबर कितना कर सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर बाय कितना कर देगा, तो Rn। एकरा तू मान ले बोले समीकरण 1 मान ले, एकरा इक्वेशन तो 1 मान ले, 1 मानने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक माना गया। अब आगे देखो, अब देख इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो बोले कोणीय संवेग जो होता है ये होता है mvn लगा rn लगाओ, याद रखना क्या होता है, mvr होता है, तो mvr होता है, तो मैं m लगा दिया और v के नीचे में n लगा दिया और r के नीचे भी n, क्योंकि सब nवा कक्षा का बात कर रहा है, तो mvrn बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा nh बाय कितना हो जाएगा, बाय हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर कर दे, यहां से की कर बच्चा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर तू दोनों का तब वर्ग कर देगा बच्चा, दोनों साइड वर्ग कर, तो यहां कितना हो जाएगा, तो m का स्क्वायर, दोनों सब का वर्ग करते हैं, मतलब इसको ऐसे करना, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। हो जा, हट जा, अब देखिए मिटेगा ही नहीं, मिट रहा है, वे मिट जा भाई, नहीं मिट रहा है, क्लियर और तो करूंगा नहीं, चला इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वर्ग करने पर, तो भाई mvn rn का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर करेगा बराबर, दोनों साइड वर्क करना है, इधर क्या है nh/2 पाई, यहाँ पे हो गया nh/2 पाई, तो इसका भी क्या करना है, बोले तो स्क्वायर कर दे, वर्क करना है, वर्क कर दे, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, m का स्क्वायर, vn का स्क्वायर और rn का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई का स्क्वायर, यहां तक लगा दिया। एकरा मान ले तू समीकरण बच्चा रे, एकरा तो समीकरण 2 मान ले। अब यहां से की कर रहे बोले तो समीकरण
2, अब भागा कितना कर देना है, 1 कर देना है। समीकरण 2 में 1 से भाग कर दे तो 2 कितना बोल रहा है, तो mvn का स्क्वायर, m स्क्वायर है और यहां से rn का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो गया, 4 पाई का स्क्वायर, ये इधर था, इधर भाग कर, इधर किससे भाग कर, 1 में कितना है, तो mvn का स्क्वायर से भाग हो गया। इधर भाग करेगा भाई, यहां बराबर कर दे, इधर कौन था, इधर जो था, तो इधर था, कहां गया, इधर था 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का स्क्वायर, जेड ई का स्क्वायर बाय आर एन था, जो था मैं यहां लिख दिया। अब देख कटने वाला क्या है, vn का स्क्वायर से vn का स्क्वायर कट जाएगा, m स्क्वायर से एगो m कैंसिल हो जाएगा, यहां पर m से m स्क्वायर कैंसिल एगो हो जाएगा। अब एगो चीज बहुआर देखता, पहले इसको लिख ले पलट के, तो यहां पर देख तो क्या हो गया, तो एगो m बच गया और यहां पे बोर की बचल है, तो आर एन का स्क्वायर बच गया बराबर, देखा चल जो बचेगा उसको रख ले, यहाँ पर एम स्क्वायर था तो एगो m बच गया, आर एन का स्क्वायर यहाँ पे बच गया बराबर लगा। अब इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अब बट्टा में 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है, गुना, देख ले ध्यान से देखते रहना, कहीं पर दिक्कत हो जरूर बताओगे। ये सब तो पलटी मार देगा ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर एन, अब बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो देख कट कौन रहा है, सो पाई स्क्वायर से एगो पाई कैंसिल, 4 से बोरी 4 कैंसिल, ठीक है, आर एन के स्क्वायर से ये आर एन कैंसिल हो गया, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, अब कुछ नहीं बच रहा है। तो यहां से अगर तू आर एन निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको तू ऐसे लिख सकता है, हाँ, कि एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो गया इंटू कितना, इंटू एप्सिलॉन नॉट, देख ध्यान से देखा, एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में और कोई है क्या, इसको एन स्क्वायर को अलग हम लोग लिख लेंगे, बट्टा m इधर चला आया तो यहां पर लगा m इंटू एगो पाई बचा हुआ है, तो ये पाई बच गया, इंटू में कौन हो गया, ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट लगा ले, एन स्क्वायर, तो यहां पर लगा ले एन स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है z, तो यहां लगा लिए z लगा लिया, तो ये हम लोग का की मिल गया, आर एन बराबर इतना मिल गया, आर एन बराबर इतना मिल गया ना। देखता गौर से देखा, अरे n क्या है, कक्षा की संख्या, n कक्षा की संख्या हो गया, z हो गया परमाणु संख्या, n कक्षा की संख्या, z हो गया परमाणु संख्या, h प्लैंक नियतांक, इसका मान पता है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या भाई, निर्वात की चुंबक अनिर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान पता है 8.854 10⁻12 nm मतलब कूलम स्क्वायर nm स्क्वायर, इसका मान पता है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान पता है, पाई इसका मान पता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, बच्चा हमारा सा इलेक्ट्रॉन का भी मान पता है, तो कहीं ना कहीं ये सब तो नियतांक का काम कर रहा है, ये सब का मान पता है, हमें पता कथी नहीं, तो n नहीं पता है और z नहीं पता है, किसके लिए निकालना है, हम लोग को n और z पता नहीं है, जो बात है, इससे हम लोग किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का, परमाणु का त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से करना क्या है, तो आगे चलो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आर एन बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम इंटू पाई इंटू ई का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था एन स्क्वायर, अब बाय क्या है जेड, एन स्क्वायर था कि क्या था, एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर कहां पे था, हाँ ठीक है, आगे ये तुम्हारा आर एन हो गया। अब और देखो एच का मान तो सब पता है, एच का मान 6.625 अगुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड, ये होता है। फिर एप्सिलॉन नॉट कितना 1.854 और 10 के पावर तुम्हारा कितना हो गया, माइनस में
12 हो गया। और इसका अगर तुम लोग यूनिट निकालोगे तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। और यहां से बोले m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा द्रव्यमान हो गया, ये m तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 9.11 और 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर -31 kg हो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कक्षा में कौन, कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। अब आगे देखो, पाई, पाई का मान सबको पता है कि 3.14 होता है। और ई बवारी कितना, तो 1.6 और 10 के पावर -19 होता है, 19 होता है। तो सभी का मान हो गया समीकरण में रखने पर मन होते समीकरण तू लोग की कर लेगा, समीकरण तू सब 3 कर ले। एक समीकरण सभी का मान समीकरण कहाँ, समीकरण 3 में रखने पर, सबका मान समीकरण 3 में बच्चा यहाँ पर डाल दे। तो अगर सबका मान तू समीकरण 3 में अगर तू डाल देगा तो यहां से जो तुम्हारा Rn मिलेगा वो 0.53 और यहाँ कितना है, तो n स्क्वायर बट्टा में z और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सब का मान रखने में बउआरी तोरा Rn का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.53 n स्क्वायर बट्टा z एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब इसमें जो तू देख रहा है, जहां ये जो n देख रहा है, n बराबर हो गया कक्षा की संख्या, तोरा कौन कक्षा के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, कौन कक्षा के लिए, तीसरा कक्षा के लिए। तो n बराबर 3 निकाल ले, है ना। मतलब तीसरा कक्षा का त्रिज्या चाहिए तो n बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे। और z तुम्हारा हो गया परमाणु का संख्या होगा, किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए z बराबर 2 हो जाएगा। और वो z बराबर हो गया परमाणु संख्या हो गया, ये परमाणु संख्या हो गया। अब लिखेंगे बारे कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के पहले कक्षा का त्रिज्या निकालना, ये मान ले हम लोग का क्वेश्चन है, ये मान ले हम लोग का एक क्वेश्चन बना कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा का त्रिज्या निकालना है। तो बोल रहे Rn बराबर कितना होता है, तो Rn बराबर होता है 0.53 कथी बोल रहा है, n स्क्वायर बट्टा में क्या बोल रहा है, z बोल रहा है। और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम 0 का त्यों लगा ले। अरे हाइड्रोजन के लिए देख तो z कितना हो गया, z का मान तो 1 हो गया, हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 हो गया। अब वो n बराबर कितना हो गया, तो कौन कक्षा का, तो पहला कक्षा का, तो n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर इसमें तू डाल दिया तो Rn बराबर कितना, तो 0.53 और यहाँ गुना में कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर बट्टा में 1 और यहाँ लगा ले एंगस्ट्रॉम, यानी हल करने 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, बट्टा 1 1 ही होगा। तो यहाँ से Rn कितना हो जाएगा 0.53 और यहाँ लगा ले एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारा इसका हो गया हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा का तुम्हारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। बात समझ रहे हैं। देख कहीं से भी भारी ये नहीं है, कहीं से भारी बच्चा नहीं है। ये वो काम कर, इसका तू लोग क्या कर लेगा, स्क्रीनशॉट ले, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, ये हो गया। अब अगला का स्क्रीनशॉट ले, चलो। अब बच्चा यहां तक तो हो गया, हम लोग भाई कक्षा का त्रिज्या हम लोग निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, जो निकालना है वो देख। अब हमें क्या करना है, अब बच्चों हमें क्या करना है, तो nवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना हुआ है। वेग मतलब Vn ज्ञात करना है, nवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। तो तनी गौर से देखना, nवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। तो ये मान ले तोरा एगो परमाणु हो गया और इसके अंदर में नाभिक है, तो Ze यहां पर आवेश होगा नाभिक पर। एकरा से मान ले Rn दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का वेग तोरा हो गया Vn हो गया। और ये Rn कक्षा में है, Rn त्रिज्या हो गया। Rn त्रिज्या पर जो कक्षा है
उसमें इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, Vn है। तो मुझे यही Vn बराबर ज्ञात करेंगे, यही Vn ज्ञात करना है। Vn क्या है, तो nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का बच्चा कौन है, इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया। हम लोग को Vn का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख भाई कि नाभिक पर आवेश कितना है, नाभिक पर आवेश कितना हो गया। तो नाभिक पर जो आवेश बुआ रे वो कितना दिले है, Z दिले है और E प्लस में आवेश है। और Z क्या, परमाणु संख्या कौन बुआ रे, ये परमाणु संख्या हो गया, ये Z तुम्हारा क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, ये Z तुम्हारा परमाणु संख्या हो गया। इतना चीज तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन तो भाई पता है, इलेक्ट्रॉन है, E है। और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, Vn हो गया। और यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो जिस कक्षा में है उसके बीच का दूरी तुम्हारा क्या हो गया, तो Rn हो गया। तो देख ध्यान से देखना, देख इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो सब बच्चा को पता है कि mvn इंटू Rn बराबर NH बट्टा कितना हुआ रे, 2 पाई होता है। ये मुझे वेग ना चाहिए भाई, तो वेग का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, Vn मुझे चाहिए, मुझे Vn निकालना है। तो यहां से तू क्या करेगा वो, अरे तो देखिए Rn का तो मान सबको पता है, Rn कितना होता था, Rn बराबर कितना होता है, तो Rn बराबर थोड़ा सा देख ले, Rn कितना होता है, कहां पर लिखा हुआ है, हाँ Rn कितना, h स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, m पाई e स्क्वायर z स्क्वायर n स्क्वायर बाय z, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी ये होता है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई e का स्क्वायर, इंटू में क्या होता है बच्चा, इंटू में होता है n स्क्वायर बाय z होता है। ये किसका वैल्यू है, ये तुम्हारा Rn का वैल्यू। एक बार मिला ले, एक बार मिला ले, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई e स्क्वायर n स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट m पाई e स्क्वायर n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z। ठीक हो, यहां तक मिल गया हम लोग का। अब यहां तक हम लोग का मिल गया, तो करना है क्या बच्चा कि Rn है ना, तो Rn की जगह पर डाल दे, तो m v n इंटू Rn का वैल्यू कितना है, तो Rn का वैल्यू कितना हुआ रे, तो Rn का वैल्यू है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय m पाई e का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाय z बराबर। देख ध्यान से देखना, कहीं पर दिक्कत हो बच्चा कमेंट जरूर करेगा तू लोग, जहां पर दिक्कत वहां पर तू लोग बताएगा हमरा। इधर कितना हो गया, इधर हो गया NH, अब बट्टा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 2 पाई हो गया, यहाँ पर 2 पाई आ गया। अब यहां से देख ध्यान से देखना, तो मुझे तो भाई Rn चाहिए, मुझे तो Rn चाहिए। तो ये वो काम करना हुआ रे कि यहाँ पर देख, तो m से m तो कट रहा है, m से m कैंसिल हो गया, तो Vn बराबर मुझे चाहिए Vn बराबर, तो देख तू जो बट्टा में वो चला जाएगा उन्ने बगल ऊपर में चला जाएगा, और जो ऊपर है वो चला आएगा नीचे में चला आएगा। तो एक रात तू ऐसे लिख सकता है क्या, कैसे लिखेगा तू सब, तो पाई देख पाई e स्क्वायर, पाई e स्क्वायर z को ऊपर ले लेंगे, ठीक है, और h कर लिए, h बट्टा ये वो काम करना, h स्क्वायर से एगो h गेलो, h स्क्वायर से एगो h चला गया। तो एकदम ध्यान से देखते रहना सब बच्चा, जहां पर दिक्कत वहां पे बताना। पाई e स्क्वायर ऊपर आ गया, और z को तो रख भाई, z को बाद में देखेंगे, न तो रख, z को भी ले ले, z जो इधर था ना, और n भी है तो यहां पर n लगाते हैं, ठीक है। देखना n से ये स्क्वायर कट रहा है, तो n भी चला गया, n भी कट गया, तो बच क्या गया, इधर क्या बचा, तो पाई e स्क्वायर z ये ऊपर चला गया, पाई e स्क्वायर z ऊपर चला गया। ऊपर में कितना है, तो ऊपर में तुम्हारा एक h बचा हुआ है, तो h इधर आके नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट। देख गौर से,
एच एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ गया, नीचे आ गया, एक एन बचा हुआ है, तो बोल रहे एन भी कहाँ आएगा, वो नीचे आ जाएगा, एन भी नीचे आ गया, और यहाँ पे कितना है, तो 2 पाई है, तो बोल रहे देखो काम करता, अच्छा जो है सो पहले लिख रहे, ठीक है, मतलब फिर ज्यादा काटकुट नहीं करेंगे, और यहाँ बच गया 2 पाई बच गया, 2 पाई बच गया। देख यहां तक सबको ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बता भाई। एम ई स्क्वायर जेड, एम ई स्क्वायर जेड एप्सिलॉन नॉट एन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा एच एप्सिलॉन नॉट एन 2 पाई, एच एप्सिलॉन नॉट एन 2 पाई, ठीक है। अब यहां से पाई भी चला गया, अब एक ऐसा क्या लेते हैं, वी एन बराबर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच को पीछे कर लेता हूं, इंटू जेड बाई एन लगा दिया, ये मेरा बन गया वी एन बराबर बन गया। अब देखना ई का मान तुझे पता है कितना होता है, जहां या लिखते हैं कि एक समीकरण 1 मानते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में ई बराबर 1.6 10 के पावर -19 इतना, कोमा एप्सिलॉन बराबर 8.854 और 10 के पावर माइनस कितना हुआ रे 12 कूलम स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर, कोमा एच बराबर 6.625 10 के पावर -34 जूल सेकंड, ये जूल सेकंड हो गया। रखने पर अगर सबका मान बच्चा तू डाल दिया, सबका मान अगर तू डाल दिया तो जो वी एन बराबर जो तुरा मिलेगा कि 2.18 गुना में 10 के पावर में 6 मिलेगा, और यहाँ कितना जेड बाई एन, और ये मिल गया मीटर पर सेकंड में मिलेगा, ये तोरा इतना तोरा मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। बात समझ रहे, ये किसमें मिलेगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा, तो मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, मीटर पर सेकंड लगा दिया। जहां मन होगा तो लिख लिए, जहां z बराबर परमाणु संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या, हो गया। चलो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले सब बच्चा। चल सबका हो गया यहां तक। अब एक लास्ट देख, मतलब अब इस समय क्वेश्चन मैं तुझे कराता हूं, मान ले हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो आप बोल दिया हुआ रे कि क्वेश्चन दिया कि हाइड्रोजन HYDRO हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें, वेग बताएं। ये क्वेश्चन दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग मान ले निकालना हम लोग को है, तो भाई Z कितना हो गया 1, Z क्या परमाणु संख्या, तो किसका चर्चा हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान कितना होता है 1 होता है, और कौन कक्षा में पहला में, तो n कितना हो गया 1 हो गया। अब हम लोग को वेग निकाले तो Vn बराबर वाट बोल रहा है, तो बोल रहे Vn बराबर कथी बोलता है, Vn का फॉर्मूला कितना होता है, तो 2.18 और 10 के पावर में 6, और यहाँ कथी Z बाई n होता है, यही ना होता है, देख ले Z बाई n 218 10 की पावर 6 और Z बाई n होता है, ठीक है, ये होता है। तो इनमें सबका मान डाल दें, तो 2.18 10 के पावर 6 और Z कितना हो गया 1 हो गया, और n कितना 1 हो गया, और यहाँ गुना में हो गया 2.18 गुना 10 के पावर 6 और ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। तो nवे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कथी निकाल लिया, वेग निकाल दिया। अब जिस कक्षा में जिसका बोलेगा निकालेगा, बोलेगा हीलियम का निकाल भाई, तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो Z का मान 2 हो गया। बोलेगा 5वां कक्षा में, जैसे मान ली तुझे बोल दिया कि हीलियम के लिए क्वेश्चन दिया, मान ली हीलियम के लिए ऐसे बोला हीलियम
हीलियम के परमाणु के हीलियम नहीं, सोडियम लगा बच्चा, सोडियम लगा, सोडियम के परमाणु के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए वेग ज्ञात करें। मान ले बच्चा तुझे ये क्वेश्चन को बनाना है, तो ये क्वेश्चन तू कैसे बनाएगा? तेरे Z कितना हो गया? सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का होता है थोड़ा कितना होता है? 11 होता है। अब कौन कक्षा? तो n बराबर कितना बोल रहा है? दूसरा, तो n कितना हो गया? 2। अब Vn निकालना है, Vn तो Z/n कर देगा, तो यहां से तू लोग इसका मान सॉल्व कर लेगा, कर सकता है। बात समझ रहे हैं? चल, मैं आज के लिए मैं क्लास को मैं इतना ही छोड़ता हूँ। और बच्चा ध्यान से देखना, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ हूबहू वैसे ही उसको कॉपी कर लेना है और उसको वैसे ही उसको प्रैक्टिस करना है। और बच्चा ट्राई करना कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो मैं तेरे लिए हूँ, तुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा रे। और क्लास को लगातार, जैसे क्लास का जो सीरीज आता है वो हर क्लास के सीरीज को करते रहना, अपना मन से तू लोग पढ़ते रहना। ये मत वेट करना कि हाँ भाई कोई बोलेगा पढ़ने के लिए, नहीं, तुझे क्या करना है कि मॉडर्न फिजिक्स का ये एटम एंड न्यूक्लियस चल रहा है, तो तुझे क्या करना है कि इस क्लास को पूरे शुरू से करना है। क्लास 1 करना है, क्लास 2 करना है, क्लास 3, जितना भी इसका क्लास का सीरीज आएगा तुझे क्या करना है, हर क्लास को तुझे खुद से करना है, ठीक है। और आज जो मैं बताया तो वो nवें कक्षा में nवें कक्षा का त्रिज्या बता दिया और nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बता दिया। कल का जो क्लास होगा उसमें मैं बताऊंगा कि nवें कक्षा का ऊर्जा निकालना सिखाऊंगा, मतलब हर कक्षा में कितना कितना ऊर्जा होता है मैं तुझे वो सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।